प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है पैनल अध्ययन के गुण एवं दोष, यानी कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पैनल स्टडी। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको पैनल अध्ययन क्या है इसकी विस्तृत व्याख्या की थी, इसके संदर्भ में बताया था, इसकी तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया था, इसकी पारिभाषिक पहलुओं से अवगत कराया था और इससे जुड़ी हुई तमाम बातों का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। इससे संबंधित कई अध्ययन जो किए गए हैं उसके बारे में भी जिक्र किया था और कई प्रकार के उदाहरण भी दिए थे। तो दोस्तों, इसके गुण के बारे में जानने से पहले एक बार पुनः पैनल अध्ययन क्या है ये मैं बता देता हूँ कि पैनल अध्ययन में हम व्यक्तियों की एक सूची बनाते हैं और उस सूची का विस्तृत ब्यौरा अपने पास रखते हैं और उस अध्ययन को हम बार बार करते हैं, दोबारा करते हैं, बार बार करते हैं, कई बार करते हैं और विभिन्न कालांतर में विभिन्न बिंदुओं पर इसका अध्ययन करते हैं। तो इसलिए इससे हम एक अध्ययन से पता लगाते हैं कि किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। तो इस अध्ययन से घटनाओं की प्रवृत्तियों का पता चलता है कि घटनाओं की जो बदलती हुई प्रवृत्ति है, जो उभरती हुई प्रवृत्ति है, जो उसमें परिवर्तन आ रहा है, जो उसमें पूर्व की अपेक्षा में जो उसमें रूपांतर आ रहा है, इसका अध्ययन किया जा सकता है। दोस्तों, जब हम बार बार अध्ययन करते हैं तो जो हमारा उत्तरदाता होता है उसकी सोच में, उसकी दृष्टिकोण में, उसकी मनोवृत्ति में, उसकी अभिवृत्ति में, उसकी आदतों में कालांतर में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई उपभोक्ता का ही अध्ययन किया जा रहा है किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो अलग अलग कालों में उसकी सोच, उसकी आवश्यकता, उसकी मांग में परिवर्तन आता है। या दूसरा उदाहरण अगर हम लें तो अगर हम अखबार के पाठकों को ही देखें तो आज से 10 वर्ष पूर्व और आज उसमें काफ़ी अंतर आ गया है। आज वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी केंद्रित हो गया है पाठक, उसको उस तरह की चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, गैजेट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, मोबाइल की, लैपटॉप की ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी भूमिका वो एक यंत्र के रूप में, चाहे उसके रोजगार सृजन का सवाल हो, चाहे कोई वैवाहिक संबंध बनाने की बात हो, विवाह की बात हो, चाहे वो रिश्तेदारी की बात हो, चाहे वो कोई व्यावसायिक दृष्टिकोण की बात हो, सब जगह चूँकि ऑनलाइन कार्यक्रम ज़्यादा हो रहा है तो इससे जुड़े जो गैजेट्स हैं, इस एक उदाहरण के रूप में मैं दे रहा हूँ, ऐसी मांग बढ़ रही है। तो कहने का मतलब कि उपभोक्ता की सोच, उपभोक्ता की मांग, उपभोक्ता का दृष्टिकोण, इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है और कालांतर में यह परिवर्तन आता ही रहता है। एक और उदाहरण लें, अभी जैसे कोविड-19 के दौर में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, शिक्षा पद्धति ऑनलाइन हो गई, तो इससे छात्रों के दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन आ रहा है, इसका एक अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि वो ऑफलाइन में एक दूसरे रूप में आते थे और ऑनलाइन में उनकी मनोवृत्ति, उनकी सोच, उनकी आदतों में क्या परिवर्तन आ रहा है। कुछ लोग इसके बहुत लाभ उठा रहे हैं क्योंकि समय, धन, ऊर्जा की बचत हो रही है और कुछ अपना विजुअल्स बंद कर देते हैं, कहीं सो जाते हैं, कुछ दूसरा काम करते रहते हैं। तो उनकी सोच, उनकी आदत, उनकी दृष्टिकोण और उससे वो सीरियसनेस नहीं आता। तो ये भी एक उदाहरण है कि किस प्रकार छात्रों की मनोवृत्ति में परिवर्तन आ रहा है। उसी तरह हम अध्ययन कर सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा से किस प्रकार शिक्षकों की मनोवृत्ति में, शिक्षकों की सोच में, शिक्षकों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ रहा है। शोधार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। उसको अपने सुपरवाइज़र के पास होना होता था 180 दिन के लिए, या समय समय पर जो नियम बदलते हैं, अब वो कहीं दूर बैठा ही अपने सुपरवाइज़र से जो भी बहुत ही नज़दीक की जो बातें हैं, बहुत गहन अध्ययन है, उसको वो दूर से ऑनलाइन ही कर पा रहा है। फेशियल एक्सप्रेशंस वो ऑडियो विजुअल्स के माध्यम से, हालांकि टेक्नोलॉजी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, तो लोग जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, वेबएक्स के माध्यम से, स्काइप के माध्यम से भी बहुत तरह से अपने संवाद के दृष्टिकोण में बदलाव ला रहे हैं। तो ये सब जो परिवर्तन हो रहा है, इसका बेहतरीन अध्ययन ये पैनल स्टडी के माध्यम से किया जा सकता है। यानी यह अध्ययन परिवर्तन
शोध करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस शोध के दरमियान सर्वेक्षण, अवलोकन, निरीक्षण, साक्षात्कार को बार बार करने से, कई बार करने से एक नई चेतना का विकास होता है, एक नए विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, कई बार तो शोधकर्ताओं को भी और कई बार उत्तरदाताओं को भी। इस अध्ययन से जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारकों का अध्ययन करने में काफ़ी सहायता मिलता है। क्यों ये परिवर्तन हो रहा है, उपभोक्ता में ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, समाचार पत्र के पाठकों में उनकी सोच में परिवर्तन क्यों हो रहा है, उसके क्या कारक हैं, उसके क्या क्या तत्व हैं, उसके क्या क्या अवयव है जो उसमें परिवर्तन ला रहा है, उसकी क्या क्या परिस्थितियां हैं, कैसे माहौल में बदलाव आ रहा है जिसके कारण पाठक में, दर्शक में, श्रोता में, इंटरनेट के उपयोगकर्ता में, किसी प्रोडक्ट के उपभोगकर्ता में, सब में परिवर्तन आ रहा है। यहाँ तक कि प्रोड्यूसर में परिवर्तन आ रहा है, शिक्षक में परिवर्तन आ रहा है, प्रशासकों में परिवर्तन आ रहा है। तो उसके परिवर्तन के कारकों का अध्ययन, कौन सा उद्दीपन है, कौन सा स्टिमुलस है जो चेंज ला रहा है, उसके रिस्पॉन्स में कौन से तत्व हैं, कौन से अवयव हैं, कौन से कारकत्व हैं जो उसमें परिवर्तन ला रहे हैं। इन सब का बहुत ही गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन इसके माध्यम से संभव है। यह किसी भी समस्या के बहुत ही विश्लेषणात्मक, अन्वेषणात्मक और सघन अध्ययन के में बहुत ही सार्थक, उपयोगी व महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। यह शोध व्यक्तिगत परिवर्तन को भी अध्ययन करने में सार्थक सिद्ध होता है। जो व्यक्ति में परिवर्तन, क्योंकि एक व्यक्तियों की सूची है आपके पास और उसी से आप बार बार मिलते हैं, तो उसकी जो मनोविज्ञान में परिवर्तन आ रहा है कालांतर में, उम्र ढलने से, उम्र बदलने से, समय, स्थान, परिस्थिति बदलने से जो उसमें परिवर्तन आ रहा है, उसका व्यक्तिगत अध्ययन भी करने की कोई स्कोप बन जाती है, जिसके कारण आप बाद में केस स्टडी मेथड भी लगा सकते हैं और उससे भी अध्ययन इन्हीं उत्तरदाताओं पर किसी अन्य रूप में कर सकते हैं। चूँकि उत्तरदाता परिवर्तनकारी होता है तो उसके इस परिवर्तन को समझने के लिए एक बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है शोधार्थी में, एक बहुत कौतूहल सा हो जाता है कि हमारा उत्तरदाता क्यों परिवर्तनशील हो गया। कल तो ये कुछ और कह रहा था, आज कुछ और कह रहा है। हालांकि कुछ लोग बिल्कुल दृढ़ होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप आज से साल भर पहले जो पूछिए और आज पूछिए वही सेम उत्तर है उनका। लेकिन बहुत से उत्तरदाता परिवर्तनशील सोच के होते हैं और उनकी परिवर्तन का अध्ययन ही अपने आप में बहुत ही रुचिपूर्ण, रोचक, मनोरंजक, आनंददायक बन जाता है। कई बार सरकारी नीति में परिवर्तन, सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, शैक्षिक नीति, राजनीतिक नीति, आध्यात्मिक नीति, धार्मिक नीतियों में जो परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण जो व्यक्ति है उसकी सोच में एक टकरावपूर्ण स्थिति आती है, एक उत्तेजनापूर्ण स्थिति आती है, उससे भी एक परिवर्तन होता है, उसका अध्ययन किया जा सकता है। यानी ये एक बड़ा ही अपने आप में अलग प्रकार का शोध है, क्योंकि हम बार बार, कई बार, अनेक बार उन्हीं व्यक्ति सूची पर अध्ययन करते हैं, तो उसमें एक नए प्रकार का शोध का दृष्टिकोण देखने का अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इस अध्ययन के कई दोष भी हैं। इसमें सबसे पहला दोष है कि पैनल का उचित निर्माण करना। हमें मान लिया जाए कि 100 लोगों का ही अध्ययन करना है, तो एक ऐसे 100 लोगों का अध्ययन करना जो दोबारा उपलब्ध हो जाएं, सरलतापूर्वक, आसानी से, सहयोग के साथ, बिना किसी हिचक के हमारे पास उपलब्ध हों। तो उनका एक कंप्लीट लिस्ट विथ एड्रेस बनाना ये सबसे कठिन कार्य है। हमने तो 100 कहा, अगर और ज़्यादा संख्या 1000, 2000, 5000 की संख्या हो तो एक बहुत ही जटिल और कठिन कार्य हो जाता है। इसमें मनोवैज्ञानिक पक्षपात का खतरा होता है। जब बार बार आप उससे मिलते हैं तो उसकी साइकोलॉजी में एक बायसनेस उत्पन्न होने लगता है, वो आपसे मित्रवत होने लगता है, आपसे घुल मिल जाता है, तो उसके विचार में एक वैचारिक पक्षपात, एक मनोवैज्ञानिक पक्षपात, एक चिंतनीय पक्षपात जैसी दृष्टिकोण विकसित होने लग जाती है। जब आप कई बार उत्तरदाता के पास जाते हैं तो वो इस काम को थोड़ा हल्के में लेने लगता है, क्योंकि वो किसी अन्य व्यवसाय में व्यस्त होता है। और जब हम बार बार किसी के पास
अपनी प्रश्नावली लेकर के साक्षात्कार के लिए चले जाते हैं तो कई बार वो हल्के में लेता है कि इनका काम यही बार बार पहुंच जाते हैं, तो वो उतना समय नहीं निकाल पाता और उसको हल्के में जल्दी जल्दी जो भी उसको समझ में आता है उत्तर देने लग जाता है। क्योंकि हम बार बार जाते हैं, शोधकर्ता बार बार जाता है, तो उसके सहयोग में भी कमी आने लगती है। वो कई बार तो उससे बात करने से भी मना कर देता है, बहुत अनुरोध करने पर बहुत मुश्किल से कुछ थोड़ा समय देता है, तो उसके सहयोग में एक विशेष गिरावट देखने को मिलती है। फिर पुनरावृत्ति से, बारंबारता से उसकी सक्रियता में भी कमी देखने को मिलती है। बार बार मिलने से उत्तरदाता चेतना युक्त हो जाता है, उसके चैतन्य जाग जाते हैं और वो सूचना को देने में संकोच करने लगता है। उसे ये डर हो जाता है, कई बार तो वो और अच्छा उत्तर देता है चैतन्य के कारण, लेकिन उसको एक डर भी होने लगता है कि हम बार बार कुछ राजनीतिक पार्टियों के बारे में बता रहे हैं या किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो हमारी खबर का भी, हमारे विचार भी इधर से उधर जा सकते हैं। तो इस प्रकार की सोच आने से वो काफ़ी संकुचित और बंधित सा हो जाता है। इसमें उत्तरदाताओं की उपलब्धता की कमी हो जाती है। जब हम दोबारा उसके पास जाते हैं तो वो आसानी से उपलब्ध नहीं होता, उसके घर या उसके दफ्तर में कई बार बार जाना पड़ता है। तो इससे ये शोध कार्य शोधकर्ता के लिए काफ़ी कठिन, जटिल व विस्तारपूर्ण हो जाता है। उसके कई बार स्थान परिवर्तन, उत्तरदाताओं के स्थान परिवर्तन हो जाते हैं, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, उसका माइग्रेशन हो जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है और कई बार तो वो देश बदलकर दूसरे देश में चला जाता है। हालांकि आज ऑनलाइन युग में चीज़ें कुछ सरल हो गई है, फिर भी जब उसका स्थान परिवर्तन हो जाता है तो उसकी उस शहर में, उस शहर के लोगों में भी थोड़ी रुचि समाप्त होने लगती है, तो वो उतना अच्छा अपना रिस्पॉन्स नहीं देता। कई बार तो वह उत्तरदाता अस्वस्थता के कारण, मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता के कारण जब हम दोबारा जाते हैं तो अपनी बीमारी के कारण उसका सहयोग नहीं मिलता और वो उत्तर देने से कतराता है। और कभी कभी तो उत्तरदाताओं की मॉर्टैलिटी यानी कि मृत्यु भी हो जाती है। उस स्थिति में तो संभव ही नहीं है कि किसी प्रकार का संवाद स्थापित किया जा सके, किसी प्रकार का सर्वेक्षण निरीक्षण किया जा सके, तो ये बहुत कठिन हो जाता है। तो इसकी जो कमियां हैं उसके संबंध में कुछ संचार के विशेषज्ञों के कुछ सुझाव आए हैं। उस सुझाव का अध्ययन वर्ष 1996 में किया गया था। इसकी कमियों को दूर करने के लिए कई प्रकार के अध्ययन किए गए थे और वर्ष 1996 में सुलिवन, रुमटज, काम्पवेल, ईवी एवं डेविडसन ने अपने अध्ययन के बाद कुछ अति महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे जो इस प्रकार है। पहला, उत्तरदाताओं को कुछ स्टाइपेंड, कुछ भुगतान, कुछ किसी प्रकार का उसको एक उत्साह, इंसेंटिव्स दिया जा सकता है, कोई उसको पुरस्कार भी दिया जा सकता है या किसी प्रकार का उसको हम उसके मनोबल को उसको बढ़ाने के लिए कुछ दे सकते हैं। जब इसके लिए उनके सुझाव थे कि शोध परियोजना को काफ़ी प्रतिष्ठित बनाना चाहिए। शोध परियोजना की विश्वसनीयता में अगर वृद्धि है, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि है, वो बहुत महत्वपूर्ण और हाईफाई प्रोजेक्ट है, तो उत्तरदाता इसको गंभीरता और गहनता पूर्वक लेता है। तीसरा सुझाव ये था कि जो हम व्यक्ति की सूची रखते हैं उस सूची का विस्तृत ब्यौरा हमारे पास होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति, जो उत्तरदाता है, उसके रिश्तेदारों का नाम, उसके माता पिता का एड्रेस, उसके भाई बहन का, उसके सहयोगियों का, सहकर्मियों का, उसके मित्रों का, उसके शुभचिंतकों का, उसका भी ब्यौरा हमारे पास हो तो उससे हम किसी न किसी रूप में जुड़े रहेंगे और संपर्क स्थापित करना भी सरल होगा और भविष्य में भी अगर सहयोग की आवश्यकता हो तो इन कारकों के कारण भी विशेष प्रकार का सहयोग लिया जा सकता है। चौथा, इन उत्तरदाताओं से शोधकर्ता को बार बार संपर्क में रहना चाहिए, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे पत्र के माध्यम से, चाहे ईमेल के माध्यम से, चाहे मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी माध्यम सरलतापूर्वक उपलब्ध हो, उस माध्यम के द्वारा शोधकर्ता को उत्तरदाता के संपर्क में रहना चाहिए और उससे अपनी संपर्क को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो सुझाव दिए गए थे वो ये हैं कि पैनल सदस्यों को
शोधकर्ता को अपना विजिटिंग कार्ड दे देना चाहिए जिसमें आपका कंप्लीट एड्रेस हो, आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल नंबर और वेबसाइट नंबर सारे उपलब्ध हों, ताकि वो भी आपसे चाहे तो समय समय पर संपर्क कर सके। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में आपको पैनल अध्ययन के कुछ गुण, कुछ दोष और साथ साथ इसके दोषों पर किस प्रकार से सफलता हासिल की जा सकती है, इससे संबंधित कुछ सुझाव देने का प्रयास किया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास है, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद और नमस्कार।